भूम्यात्माओं, सम्यक तो मार्गणा में भूमर्षा जीवकान की उद्गल की 23 वर्गणाओं का जो वर्णन चल रहा है। अब कार्बन वर्गणा के आगे हम आगे बढ़ रहे हैं। कार्बन वर्गणा से जो उत्कृष्ट कार्बन वर्गणा जो पाई जाती है, उस कार्बन वर्गणा की उत्कृष्ट वर्गणा से जो जघन्य कार्बन वर्गणा से जघन्य राशि की सिद्ध राशि का अनंत विभाग प्रमाण विशेष अधिक है, ऐसी उत्कृष्ट कार्बन वर्गणा, उस उत्कृष्ट कार्बन वर्गणा के एक परमाणु बढ़ने से अगली वर्गणाओं की रेंज शुरुआत हो जाती है। इन वर्गणाओं का नाम दिया गया है ध्रुव वर्गणा। इन वर्गणाओं का नाम दिया गया है ध्रुव वर्गणा। अब ध्रुव वर्गणा का अर्थ क्या होता है, क्यों इनको ध्रुव वर्गणा नाम दे दिया? ध्रुव का अर्थ होता है नित्य, अढ़ल। ये भी अर्थ होता है, दूसरा अर्थ ये होता है कि जो पद्धति जो व्यवस्था बनी जा रही है वो समान रूप से उसी प्रकार की द्रव्यता के साथ चल रही है। जो भी सिस्टम है वो सिस्टम द्रव्यता के साथ, ध्रुवता के साथ, उसी क्रम के साथ में चल रही है, तो भी उसे ध्रुवता कहते हैं। ठीक है? नहीं? अच्छा, स्कूल में आपने राष्ट्रीय गान गाते थे कि नहीं गाते थे? जन गण मन, राष्ट्रगीत गाते थे? हर रोज सुबह स्कूल में जाने के बाद गाते थे कि नहीं गाते थे? आप स्कूल में कितने बरस पहले थे? कोई 30 बरस, कोई 40 बरस, कोई 50 बरस पहले। आज भी उस स्कूल में उसी प्रकार की व्यवस्था चल रही है कि नहीं चल रही है? तो वो उस व्यवस्था की ध्रुवता है। वो उस व्यवस्था की ध्रुवता है। मतलब क्या है? ध्रुवता से आपके स्कूल में राष्ट्रगान गाया जाता है। ठीक है? तो इस अपेक्षा से उस गीत को ध्रुव गीत भी कह सकते हैं। उस अपेक्षा से उस गीत को, राष्ट्रगान को ध्रुव गीत भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ध्रुवता से, नित्यता से वही गीत गाया जा रहा है। बचपन में राष्ट्रगीत अलग था, अभी अलग है, ऐसा है क्या? 50 वर्ष के बाद में बदलेगा क्या? लेट्स होप नहीं बदलेगा। ठीक है? तो इस प्रकार से ये ध्रुवता शब्द लगता है। यहां पर ये जो ध्रुव वर्गणा, ये जो शब्द लगा है, ये ध्रुव वर्गणा शब्द उस चीज के लिए लगा है जो अनुवर्गणा से लेकर के अब तक चली आ रही है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो अनुवर्गणा से लेकर के अब तक चली आ रही है? और वो है कि एक वर्गणा से अगली वर्गणा कैसे बनती है? एक परमाणु अधिक की संख्या से बनती है। ये जो व्यवस्था है वो अब तक कहीं तो खंडित हुई है क्या? भले जीव की अपेक्षा से ग्राह्य वर्गणा हो, अग्राह्य वर्गणा हो, जो भी हो, बट हमेशा एक वर्गना से अगली वर्गना एक परमाणु से अधिक संख्या की है। ये ध्रुवता बनी रह रही है। कहां तक? तो इस वर्गना के उत्कृष्ट वर्गना तक। कहां तक? ये जो ध्रुव वर्गना है उसके उत्कृष्ट वर्गना तक ये एक एक परमाणु की अपेक्षा से क्रम से बढ़ती हुई परमाणु के स्कंधों की संख्या जो है वो यहां तक चलती जाएगी। और इससे अपेक्षा से यहां पर कहते हैं कि ये ध्रुव वर्गणा का जो ध्रुव शब्द है वो अंत्य दीपक है। अंत्य दीपक सब लोग समझते हैं? अंत्य दीपक का कोई दूसरा उदाहरण दीजिए जल्दी से। अंत्य दीपक का कोई दूसरा उदाहरण। हाँ, महेंद्र कुमार जी। अ, बन्ना भैया, नमो लोए सब सावण। नमो लोये सौवसाहुनम, उसमें कौन सा शब्द अंत्य दीपक है? सब। सौव शब्द अंत्य दीपक है। लोये शब्द अंत्य दीपक है क्या? नहीं है? लोक में, हाँ वो है ना, लोए सब हो गया ना? लोक में सर्व साधु सर्व आचार्य हाँ, सब। मतलब लोये भी और सौव भी। तो अरहंतों को जो नमस्कार किया है वो भी नमो लोये अरहंता। सौव अरहंतानम। नमो लोये। अब लोये शब्द सिद्धानम में लगता है क्या?
लोक में सिद्ध जितने हो गए उस अपेक्षा से ले लेना। नमो लोये सौव सिद्धानम, नमो लोये सौव आयर्यानम, नमो लोये सौव उवज्झायानम, नमो लोये सौव साहूणम। तो ये लोये सौव शब्द जो है ये अंत में रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ साधुओं की अपेक्षा से ये लोक के सब साधुओं को नमस्कार है, नहीं, अरहंत सिद्ध को भी है। ठीक है, सबको समझ में आ गई? तो ये अंत्य दीपक शब्द हो गया। और कोई अंत्य दीपक का उदाहरण जल्दी जल्दी बोलना है, बहुत बार देखा दीदी। पंकज जी, सहयोग केवली कहा जाता है। सहयोग केवली है 13वें गुण स्थानवर्ती होते हैं। तो सहयोग पना मात्र 13वें गुण स्थानवर्ती नहीं है, पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें तक अपन ले सकते हैं। तो सहयोग केवली के सहयोग शब्द जो है ये भी अंत्य दीपक है। दीपा दीदी अगला बताइए। प्रमत्त। प्रमत्त, प्रमत्त ये अंत्य दीपक है क्या दीदी? प्रमत्त विरत का आगे के सब अप्रमत्त है। आगे के सब अब अप्रमत्त है। पहले गुणस्थान से लेकर छठे गुणस्थान तक का जो भी जीव है वो प्रमाद सहित है, इसलिए छठे गुणस्थान तक प्रमाद चलता है, अर्थात प्रमत्त शब्द अंत्य दीपक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से ये ध्रुव वर्गना शब्द भी अंत्य दीपक है। ठीक है, अर्थ क्या हो गया कि अनुवर्गना भी ध्रुव थी, संख्यातानुवर्गना, असंख्यातानुवर्गना, अनंतानुवर्गना, आहार वर्गना, अग्राह्य वर्गना, तेजस वर्गना, अग्राह्य वर्गना, भाषा वर्गना, अग्राह्य वर्गना, मन वर्गना, अग्राह्य वर्गना, कार्बन वर्गना, और ये ध्रुव वर्गना भी, ये सारी वर्गनाएं ध्रुव है। ध्रुव है का अर्थ क्या है? ध्रुव है इसका अर्थ क्या करना है? कुसुम छाबड़ा दीदी मुंबई। नित्य है भैया। नित्य का अर्थ क्या करेंगे यहाँ पर? निरंतर, मतलब किसकी अपेक्षा से निरंतर, किसकी अपेक्षा से नित्य, किसकी अपेक्षा से ध्रुव, वो बताना है। पहले से लेके अभी तक ध्रुव तक निरंतर। अगर आप कहो तो असंख्यात अनुवर्गना जो टूट टूट जाएगी तो उसकी नित्यता बनी रहेगी क्या? तो नित्यता किस अपेक्षा से है? नित्यता किस अपेक्षा से है अरविंद जी? नमस्ते महाराज, वंदना जी। ये परमाणु की संख्या जो 1 प्लस कोके उत्कृष्ट और जघन्य जो होती है इसके हिसाब से। बहुत बढ़िया। तो एक वर्गना से अगली वर्गना एक परमाणु की संख्या अधिक होने से बन जाता स्कंद है। इस अपेक्षा से ये जो एक 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 परमाणु की संख्या का डिफरेंस जो है वो ध्रुवता से बढ़ रहा है। ठीक है दीदी, क्लियर है? चलो, तो ये हो गई ध्रुव वर्गना। तो इसकी जघन्य कैसे बनेगी? जघन्य बनेगी कार्बन वर्गना से एक वर्गना अधिक कर देना। और उत्कृष्ट कैसे बनेगी? अब आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी वर्गनाएं कहां तक चलती है? एक 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 परमाणु अधिक होकर के स्कंद बनना, ये कहां तक चलता है? ये बहुत बड़ी राशि है। कार्बन वर्गना के ऊपर एक एक परमाणु के डिफरेंस से स्कंद का बनते जाना ये बहुत निरंतर चलते रहता है। कहां तक चलता है? आचार्य भगवान कहते हैं कि जघन्य राशि को जीव राशि के अनंत गुना से गुणाकार कर लो। क्या कहते हैं? जघन्य राशि का अनंत गुना है उत्कृष्ट, किंतु कौन सा अनंत? तो जीव राशि का अनंत गुना वाला जो अनंत आता है वो अनंत। जीव राशि स्वयं अक्षय अनंत है। जीव राशि स्वयं अक्षय अनंत है, उसको भी अनंत का गुणाकार करो तो कितना बड़ा अनंत हो जाएगा। और उतने अनंत बार एक 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 परमाणु बन करके उतने प्रकार के अलग अलग स्कंद वहां पर बन सकते हैं। वहां तक की ये ध्रुवता चली जाए। आ रही है? अनुभूति कर रहे हो? उसकी अनुभूति करते चलना। उसका अनुभूति करना है मतलब क्या है? उसका एहसास करो। अच्छा, इतने ज्यादा तक जाकर के ये स्कंद बनते जाएंगे और लगातार इन स्कंदों में एक 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 परमाणु बढ़ते जाएगा। क्लियर है? सभी स्कंद अनंत अनुवर्गना के ही होंगे। सभी स्कंद अनंत अनुवर्गना मतलब क्या है? वो वाले अनंत अनु नहीं, अनंत 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 परमाणु के ही होंगे, किंतु हर एक में एक एक परमाणु ज्यादा हो। ठीक है, चलिए। ध्रुव वर्गना में समझने जैसी बात ज्यादा नहीं है, एक दो तीन चीजें समझनी है। अब तक की ध्रुवता बनी है और ये इस वर्गना तक ध्रुवता बनती है, इसलिए अंत्य दीपक की अपेक्षा से इसको ध्रुव वर्गना कहा है। जघन्य का प्रमाण, उत्कृष्ट का प्रमाण। समझ में आया?
बहुत बढ़िया। अब चलते आगे। अब यहां से जब उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा है, उस उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा के ऊपर एक परमाणु चला जाएगा, अब क्या होगा? ये ध्रुव वर्गणा नहीं रहेगी, क्योंकि अंत्य दीपक था, तो ध्रुवता जो है वो ध्रुव वर्गणा तक ही चलेगी, यहां से आगे ध्रुवता नहीं चलेगी। तो आचार्य भगवान कहते हैं यहां से आगे जो वर्गणाएं होती है वो सांतर निरंतर प्रकार की होती है। क्या होती है? सांतर निरंतर। पहले ठीक से समझ लो इसे क्या। सांतर निरंतर में दो तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। सांतर निरंतर का अर्थ क्या होता है? निरंतर मतलब बिना अंतर के, और सांतर मतलब जिसके बीच में अंतर पड़े वो। तो अंतर किस में पढ़ना है? ध्रुवता में पढ़ना है। अंतर किस में पढ़ना है? ध्रुवता में पढ़ना है। कैसे पढ़ेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि ये ध्रुव वर्गणा के ऊपर एक परमाणु आया, फिर उसके ऊपर एक परमाणु आया, 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 ऐसी कुछ वर्गणाएं चलती है। उसके बाद में स्कंद दिखाई नहीं देता, उसके आगे स्कंद दिखाई नहीं देते। दिखाई नहीं देते मतलब आंखों की तकलीफ नहीं है, तो उसके आगे कुछ संख्या तक स्कंद बनते ही नहीं है। उसके आगे कुछ संख्या के स्कंद बनते ही नहीं है। उसके पश्चात फिर कुछ संख्या के स्कंद बनना चालू हो जाते हैं, फिर स्कंद नहीं बनते हैं, फिर स्कंद बनना चालू होते हैं, फिर स्कंद नहीं बनते हैं, फिर स्कंद बनना चालू होते हैं। इस प्रकार से बीच बीच में गैप आ जाती है। अब इस गैप को पहले ठीक से समझ लेना। इसके लिए मैं आपके लिए एक चार्ट जो अपने पीडीएफ में भी दिया है, जो हमारे विकास भैया जी ने जैन कोश में बड़ी सुंदरता से, बड़ा इसमें कष्ट किया है उन्होंने बहुत। वो और उनकी धर्मपत्नी जी जो है सारिका जी दीदी, उन्होंने बहुत ये मेहनत करके इतने सुंदर सुंदर चार्ट बनाए हैं, और उनको देख करके हम लोग प्रभावित होते हैं और फिर अपने ही दिमाग से और कुछ बना करके कुछ चार्ट हम लोग भी बना लेते हैं। बट ये चार्ट, इसमें कुछ नया दिखाने की जरूरत ही नहीं थी, तो हमने जो करते रख दिया। तो ये क्या है? तो अब सबसे पहले ऊपर की लाइन देख लेना, जो निरंतर से शुरुआत होती है। दिख रही है सबको? अच्छा, शेयर नहीं हुआ है, शेयर कर लेते हैं। अब देखिए शेयर हो चुका है। तो उसके सबसे पहली लाइन देखो, निरंतर। अब निरंतर में क्या कह रहे हैं? तो निरंतर का अर्थ जितना निरंतर 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 जितना पट्टा दिख रहा है, उसके बीच में वो जो निरंतर पट्टा है वहां तक वर्गणाओं के द्वारा स्कंद बनते हुए दिखाई देते हैं। मतलब अगर मान लो उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा, उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा 100 परमाणु की है, उदाहरण के लिए उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा जो इसके पहले की है, उस कितनी की है? 100 परमाणु की है। तो उसमें एक मिलाने से क्या होगा? जगन्य सांतर निरंतर मिल जाएगी। वो कितने परमाणु की होगी? 101 परमाणु की होगी। तो 101 परमाणु का स्कंद दिखेगा, 102 परमाणु का स्कंद दिखेगा, 103 का दिखेगा। ऐसा करते 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 150 परमाणु तक के स्कंद हमको दिख रहे हैं। वहां तक निरंतरता बनी है 150 स्कंद के। अब क्या एक्सपेक्टेशन थी? 151 परमाणु का स्कंद बने, वो दिखता ही नहीं। मतलब 151 परमाणु का स्कंद बन ही नहीं रहा है। अच्छा, पाया नहीं जा रहा है अभी इस समय में। आगे हो सकता है मिल जाए, पर अभी पाया नहीं जा रहा है। 151 से लेकर के 160 तक की परमाणु के, 151, 152, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, यहां तक के परमाणु के स्कंद अभी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। फिर 161 परमाणु का स्कंद प्राप्त हो रहा है, 161 से 175 तक के स्कंद प्राप्त हो रहे हैं। फिर 175 के बाद 180 तक के स्कंद अभी प्राप्त नहीं हो रहे हैं। फिर 181 से लेकर के 183 तक 3 प्रकार के स्कंद प्राप्त हो रहे हैं। 183 से 200 तक के स्कंद प्राप्त नहीं हो रहे हैं।
प्राप्त नहीं हो रहे मतलब तीनों लोक में इस प्रकार की उस संख्या का स्कंद ही नहीं है। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है या नहीं? तो इस प्रकार से ये वर्गनाएं निरंतर सांतर निरंतर सांतर लगातार चलती है, फिर गैप हो जाती है, फिर चलती है, फिर गैप हो जाती है, फिर चलती है, फिर गैप हो जाती है। चलती है मतलब यहां से वहां नहीं दौड़ती है। तो उस प्रकार के स्कंद, एक एक परमाणु अधिक वाले जो स्कंद है वो पाए जाते हैं। तो आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा गया, भगवान आपने कहा कि अभी नहीं मिलते, इसका मतलब क्या है कि अगली बार मिलेंगे? वो बोले मिल सकते हैं। जो आपको 151 से लेकर के 160 नंबर के नहीं मिल रहे थे, हो सकता है कि आगे चल करके मिल जावे, पर तभी 140 से लेकर के 145 तक के नहीं मिलेंगे जो पहले मिल रहे थे। तो इस प्रकार का बदलाव सांतर निरंतर की जो पूरी की पूरी रेंज है, वो सांतर निरंतरता की जो रेंज है, उन्हीं रेंज में इस प्रकार के कोई स्कंद बने हुए मिलते हैं, कोई स्कंद नहीं बने हुए मिलते हैं। अगली बार कोई अगली स्कंद बनते हैं, कोई दूसरे स्कंद बनते हैं। मतलब सांतर निरंतर इन वर्गणा में लगातार ध्रुवता से स्कंद बने हुए नहीं दिखते, और इसीलिए उनको सांतर निरंतर वर्गणाएं कही गई। समझ में आ गया? अब जिसके समझ में नहीं आया है वो ध्रुव वर्गणा और सांतर निरंतर इन दो के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, सिर्फ दो के बारे में प्रश्न पूछ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्रुव वर्गणा और सांतर निरंतर वर्गणा समझ में आ गई दोनों? हाँ, कुसुम दीदी छाबड़ा बोलिए मुंबई से। नमस्ते आचार्य वंदना भैया जी। हम्म ये ये बनते ही नहीं है, ये बनते ही नहीं है, दिखते नहीं है, मतलब क्या? ये बनते नहीं है, दिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है यहाँ पर। नहीं, अगर आपने अभी बोला वो दिखते नहीं, पाए नहीं जाते। दिखते नहीं पाए नहीं जाते, इस शब्द का अर्थ होता है कि लोक में इस प्रकार का स्कंद, इस प्रकार का मतलब उतने परमाणु का स्कंद प्राप्त नहीं होता। प्राप्त नहीं होता मतलब वो अभी अवेलेबल नहीं है। बनते तो है। जैसे जैसे मिठाई की दुकान है, जैसे मिठाई की दुकान है, 10 प्रकार की मिठाइयां समझ लो। मिठाई की दुकान है, 10 प्रकार की मिठाइयां समझ लो, ठीक है। अब आज 10 प्रकार की मिठाइयां है, कल 10 प्रकार की मिठाइयां है, परसों है, लगातार इस हफ्ते में 10 प्रकार की मिठाइयां मिल रही थी। अगले हफ्ते में जलेबी खत्म हो गई, 2 दिन जलेबी मिलेगी नहीं, तो कितने प्रकार की मिल गई? 9 प्रकार की मिल गई। कितने दिन? 3 दिन ऐसा चला। चौथे दिन जलेबी के साथ साथ में काजू कतली भी खत्म हो गई, तो काजू कतली वहां पर नहीं मिल रही थी। अगले 3 दिन तक अब 8 प्रकार की मिठाई मिल रही है। उसके अगले 2 दिन काजू कतली आ गई, किंतु बेसन के लड्डू पूरे खत्म हो गए। फिर आगे और 4-5 दिन में देखा जाएगा तो जलेबी भी आ गई, काजू कतली भी आ गई, बेसन के लड्डू भी आ गए, किंतु पेड़ा और बर्फी 4 दिन के लिए खत्म। अच्छा, ऐसे तो ये जो पहले एक हफ्ते में सभी की सभी 10 प्रकार की मिठाइयां ध्रुवता से आ रही थी, वो आगे आ रही है क्या? नहीं। कभी जलेबी खत्म होती है, फिर बाद में जलेबी मिलती है तो काजू कतली जाती है, ठीक है। तो इन सभी 10 प्रकार की मिठाइयों को अलग अलग प्रकार के स्कंद समझना, और ये स्कंदों का फर्क क्या है? एक एक परमाणु का स्कंद का फर्क है। तो इसमें से कभी कोई खत्म होता है, कभी कोई खत्म होता है, कहीं खत्म होता है, कहीं होता है, किंतु बाद में आ सकता है। तो ये बनता है, बनता तो है, मतलब ऐसे नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया, बनता तो है, अभी अवेलेबल नहीं है। हाँ, वही वही। बनता तो है, अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो नहीं बनते हैं उसका वर्णन आगे अलग से आएगा। तो यहां पर बनता है किंतु कभी कभी प्राप्त नहीं होता है, इस अपेक्षा से सांतर निरंतरता कही जा रही है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद भाई। नीरज जी। नमस्ते आचार्य वंदना भैया। जैसे इसके अंतर्गत ये समझा जाए कि जो वर्गणाएं अभी अवेलेबल है, जैसे अभी अपन ये मान ले कि तीर्थंकर का जन्म नहीं हो पाता है, तो वो तीर्थंकर के जन्म के लिए जो वर्गणा चाहिए वो वर्गणाएं उपलब्ध नहीं है अभी। अब उनका कार्य क्या है, ये आगे की
चले चले जाए, पर जहां पर जैसे अंतर पड़ता है, जिन किसी चीजों में अंतर पड़ता है, कोई चीज निरंतर चलती है, कोई चीज अंतर पड़ता है, वो निरंतर सांतर इस अपेक्षा से उसको कहा जाता नहीं, वो तो समझ में आ रहा है। बाकी जो अंतर पड़ रहा है तो वो अंतर, जैसे तीर्थंकर प्रकृति का ये जो अपन सत्व लिए हुए हैं, तो उसका जो सत्व अपने में विद्यमान है, वो सत्व अभी अपने उसमें नहीं आ रहा है, तो उसकी जो वर्गणाएं हैं वो अपन अभी ग्रहण नहीं कर रहे, आगे जाके ग्रहण करेंगे, इस तरह से समझना होगा। है। नहीं नहीं, देखो यहाँ पर एक तो मुख्यतः से जीव इस प्रकार की वर्गणाओं को ग्रहण करता ही नहीं है। ये इतनी ऊपर की ग्रहण वर्गणा है कि जीव की अपेक्षा से इसका वर्णन ही नहीं है। बट पुद्गल की भी कोई अगर पर्याय तैयार होनी है तो पुद्गल की पर्याय इन वर्गणाओं से तैयार हो सकती है, किंतु उसमें से कोई वर्गणाएं रहेगी, कोई वर्गणाएं नहीं रहेगी, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी, कभी रहेगी कभी नहीं रहेगी। उतने परमाणु का स्कंद कभी अवेलेबल होगा, कभी अवेलेबल नहीं होगा, इतना ही यहां पर कह रहे हैं। अब उसकी अपेक्षा से जब वो अवेलेबल नहीं होगी तो उनसे बनने वाला कार्य भी नहीं दिखेगा। आप जो हाँ, कहना चाह रहे हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं, मैं बस उसी चीज को कह रहा हूं, थोड़ा सा अलग से कह रहा हूं ताकि एकांत ना बने। कई कल इससे से अर्थता निकाले कि संतर निरंतर जीव लेता है क्या? नहीं, जीव की ग्राह्य नहीं है वो। तो ये वर्गनाम से जो कार्य बनने वाला था, जो भी बनने वाला था, वो जो भी कार्य होने वाला है उसके अनुसार वो वर्गणाएं मिलती हाँ, जाती है। बट वो मतलब वो बनेगी नहीं बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, तो उसका कार्य भी दिखेगा नहीं या नहीं दिखेगा, उस अपेक्षा से लगा ले। जी जी, वंदन। चलिए हेमांगी जी। नमोस्तु आचार्य वंदना भैया। भैया ये जो सांतर निरंतर वर्गणा है उसमें एक संख्या का रेंज आती होगी ना, कि इतनी संख्या से इतनी संख्या तक ये सांतर निरंतर वर्गणाएं पाई जाती है। हाँ, निरंतरता की संख्या नहीं है, सांतरता की संख्या नहीं है, किंतु जगन्य से उत्कृष्ट की जरूर है। वो जगन्य से उत्कृष्ट कितनी है तो हमको ये चार्ट में जो दिखाया गया था, उस चार्ट में अगर हम लोग देखेंगे, एक मिनट, वो चार्ट भी आप लोगों को दिखा दूं मैं। यहां पर आपको दिख रहा है जगन्य तो कितना है, उत्कृष्ट ध्रुव वर्गणा पर एक परमाणु, वो तो जगन्य वाली हो गई। और उत्कृष्ट में कितना है, जगन्य से अनंत गुना, और ये अनंत गुना वाला अनंत कौन सा है, तो जीव राशि का अनंत गुना। तो मतलब इतना लंबा रेंज तक ये सांतर निरंतरता जो है वो चलती रहती है। जी भैया, वंदना भैया। चलिए सुरेश पहाड़ी जी। वंदना भैया जी, हाँ जी। नमस्ते बिल्कुल। जैसा कि पंचम गति में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो है पर मोक्ष नहीं है, तो ये उसी इसमें वैसे आएगा क्या ये भी? नहीं, फिर से कहिए। जैसा पंचम गति में ये पंचम ये इसमें काल में मोक्ष नहीं है, मोक्ष तो है लेकिन पंचम काल में नहीं है, तो वो इसी में ऐसे वैसे ही वैसे उस प्रकार से समझ सकते हैं कि मोक्ष कभी रहता है भरत ऐरावत में, कभी मोक्ष रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी रहता है, कभी नहीं रहता है। तो ये सांतर निरंतरता बनी रहती है। ये सांतरता निरंतरता समझने के लिए उदाहरण ठीक है, कोई बात। चलिए, सबको क्लियर है? बाकी जगन्य और उत्कृष्ट भी मिल गया। अर्चना दीदी। जी अभी तक जो अपन पढ़ते आ रहे थे कार्बन वर्गना तक, तो जब उत्कृष्ट बनाते थे तो जघन्य राशि प्लस उसका सिद्धों का लेते थे इसमें, लेकिन अपन ने इस घर से चेंज हो जाता है ये भी। बिल्कुल अलग अलग प्रकार का है, क्योंकि जो एक्चुअल रेंज है वही रेंज बताएंगे। कहीं पर विशेष अधिक बढ़ जाता है, कहीं कई गुना बढ़ जाता है। ज्यादातर जगह पर अगर आप देखेंगे जीव के द्वारा जो 5 ग्राह्य वर्गना है उनमें विशेष अधिक की रेंज है जगन्य से उत्कृष्ट तक, और उसको छोड़ करके ऑलमोस्ट बाकी सारे जो है उनमें अगर आप देखेंगे तो गुना गुना गुनाकार है वहां पर है। तो अब इसके आगे से सब गुणा जीव राशि का अनंत गुणा आ जाएगा। नहीं नहीं नहीं, सभी का नहीं है, लगातार ये 3 तक है, शून्य वर्गना तक, आगे बदल जाएगा फिर से। कई जगत प्रकर का असंख्यात्वा, कभी पल्ले का असंख्यात्वा, अलग अलग जगह पर है, जो जहां जहां है वहां वहां वो लिखा गया है। और इसके पहले तक लेकिन सेम था। इसमें कोई नियम नहीं बनाना, इसमें कोई लॉजिक नहीं बनाना, जिसमें जो है वो वहां पर लिख देना। मैं ये पूछ रही हूँ धूप कार्बन वर्गणा तक, उसके पहले तक का तो अपन सेम ही रूल लगाते थे ना। तो आप, मैं यही कह रहा हूं आपको कि ये रूल क्यों बना रही हो आप? अच्छा, तो ये क्योंकि जब तक आप इस रूल मानोगे
रूल मानोगे उसके लिए तर्क आएगा। यहाँ पर कोई तर्क नहीं है कि ये वर्गना का अनंत गुना क्यों है और वो अनंत गुना जीव का क्यों है। हमें यथार्थ समझना है। केवल भगवान ने देखा है कि वो इतनी है, वो इतनी है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। हाँ, ये वो मैं समझ गई। मैं ये बोल रही, जैसे अभी अंत दीपक वाली बात हुई थी ना, तो इसमें भी अपन ध्रुव वर्गना तक, कारवर वर्णना तक ये जो पढ़ रहा है वो अंत दीपक स्टाइल से पढ़ रहा है ना, कि यहाँ तक तो ऐसा बढ़ेगा बढ़ेगा, ये वाला मेरा सोचने का उधर चला देखो, गया। बढ़ेगा तो पक्का, और हर हाँ, एक प्रकार में एक एक परमाणु बढ़ेगा, ये भी पक्का, किंतु हाँ, रेंज कितनी होगी? हाँ, किसी रेंज की रेंज कम है, किसी की रेंज ज्यादा है। संख्यात की रेंज संख्यात में ही आएगी, असंख्यात की रेंज असंख्यात में आएगी, और आगे वाली रेंज सारी अनंत में आएगी। किंतु अनंत में कभी विशेष अधिक होगी, कभी अनंत गुना होगी, और जब अनंत गुना होगी तो गुणकार जो है वो सिद्धों के अनंतवें भाग प्रमाण भी हो सकता है, और जीव राशि के अनंत गुना भी हो सकता है। राइट। ये मतलब अपने केवली भगवान ने देखा, उस हिसाब से अपन को हाँ, मानना है। बिल्कुल इस प्रकार से। ठीक है, चलिए। धन्यवाद। और कोई प्रश्न? ये समझने के लिए थोड़ी इजी है, बस दो तीन महत्वपूर्ण जो बिंदु है वही मैं आपको बता रहा हूं उसके बारे में। ठीक है, क्लियर है? अरे हाँ तो बोलो, ना तो बोलो, कुछ तो बोलो। हाँ, ठीक है ना। और आप लोग अगर हाँ बोलते हो तो हाँ की चालान बना करके, रिसीट बना करके भेज देंगे, आपको चिंता नहीं करना, आपका हाँ वेस्ट नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों को ये रहता है कि भाई हमने दान राशि दे दी है तो हाँ बोलने का दान कर दिया हमने, तो उसकी रिसीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? ठीक है, हम हमारे कोषाध्यक्ष महाराज है गांधीनगर में बैठते हैं, उनको बोल देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक पहुंच गए थे भाई? सांतर निरंतर वर्गना। ठीक है, अब सांतर निरंतरता के बाद में कौन सी वर्गना आ रही है उसको देख लेते हैं। भाई यहां से आपको वो शेयर कर रहा हूं। पंकज जी, हाँ चाची। ये संतर निरंतर वर्गना जो है ना, हम्म ये संसारी जीव के किस उपयोग में आती है, किस काम में आती है? संसारी जीव के सांतर निरंतर इस अपेक्षा से, उस स्वरूप से बिल्कुल उपयोग में नहीं आती है। कल अगर वही पुद्गल है टूट करके अगर कुछ और बन जावे तो बात अलग है। और ये ध्रुव वर्गना जो है ना, नित्य आपने बताया अंत दीपक स्वरूप में, हाँ, तो ये बीच में एक बाउंड्री जैसे है क्या? सांतर से एक अलग विभाग शुरू हो गया, और आर वर्गना से लेकर कार्बन वर्गना तक ये सीरियल जो चल रहा था वो उसी रूप से हम चलेगा। ये बीच में एक बाउंड्री खींचने के लिए ध्रुव वर्गना है क्या? हाँ बिल्कुल, मतलब ध्रुव वर्गना से बाउंड्री खींची जा सकती है, पर वो बाउंड्री आहार वर्गना से शुरू नहीं होती है, नीचे से वो अनुवर्गना से शुरू होती है। अनुवर्गना से लेकर के यहाँ तक ध्रुवता है कि ये सारे के सारे स्कंद जो है एक एक परमाणु के डिफरेंस से हमेशा पाए जाएंगे, हमेशा तीनों कालों में पाए जाएंगे। मतलब एक प्रदेश का अणु होगा, दो प्रदेश स्कंद, तीन प्रदेश स्कंद, करते 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 ध्रुव वर्गना के उत्कृष्ट तक तीनों कालों में हमेशा सभी प्रकार के स्कंद जो है वो पाए जाएंगे। तो ये बात सांतर निरंतर में नहीं आती है, इसलिए यहां से विभाग हो गया। जो सांतर निरंतर वर्गना जो है टूट करके बिखर करके ये 5 प्रकार की वर्गनाओं के गुरुदेव इसके बारे में अभी यहाँ पर वर्णन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर वो टूट करके बन करके ग्राह्य होने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स वहां पर डिपेंडेंट है, तो वो फिर नहीं कर सकते उसको। मतलब वो टूट सकती है, क्या टूट सकती है, क्योंकि वो जो चार्ट अभी आगे आएगा कि भाई कौन कौन सी टूट सकती है, तो वो टूट करके कौन सी बनती है और कौन सी जुड़ करके बनती है, उसके चार्ट की अपेक्षा से वर्णन तो आएगा ही आएगा। कि एक चार्ट में आप लोगों को दिखाई दूं, एक मिनट। ये चार्ट षटखंडागम के 14वीं पुस्तक जो है उसकी अपेक्षा से है, उसका भी आपको मैं शेयर यहां से कर लूं। ये पीडीएफ में हमने नहीं रखा है विस्तार की वजह से, बट ये षटखंडागम में पॉसिबल है, और इस चार्ट को हम जोड़ देंगे। ठीक है, ये आपको अभी मैं जैन कोश से के आधार से आपको मैं दिखा रहा हूं। देखिए, ये षटखंडागम के सूत्र की संख्या दी है, वर्गणाओं का नाम दिया है, और ये कैसे उत्पन्न होते हैं, भेद से उत्पन्न हो सकते हैं क्या, इनका संघात होकर के हो सकते हैं क्या, भेद संघात हो सकता है क्या, ये दिया गया है। तो एक प्रदेश में अगर देखेंगे तो कोई स्कंद टूट करके परमाणु बन सकता है, किंतु कोई स्कंद जुड़ करके परमाणु नहीं हो सकता है। तो इसलिए परमाणु में भेद तो है, भेद से उत्पत्ति है, किंतु संघात और भेद संघात से नहीं है।
इसी प्रकार से आगे 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 चलेंगे तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, इनकी सबकी निर्मित अगर देखेंगे कहां तक, अगर आप चलेंगे नीचे सभी में हाँ 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 है, तो सांतर निरंतर वर्गणा तक अगर आप देखेंगे तो संख्यात वर्गणा से सांतर निरंतर वर्गणा तक सभी वर्गणाएं जो है वो ऊपर से टूट करके बन सकती है, नीचे से जुड़ करके बन सकती है, और भेद संघात एक साथ होकर के भी हो सकती है, ये सारी वर्गणाएं। अब ऊपर की जुड़कर नीचे वाली तो नहीं बन सकती है, और नीचे की टूट करके ऊपर वाली तो नहीं बन सकती है। तो इसका मतलब है ऊपर की टूट कर नीचे वाली बन सकती है, नीचे की जुड़ करके ऊपर वाली बन सकती है। ये अर्थ यहां पर हो जाता है। जैसे अगर मनोवर्गणा संघात से बनती है, मनोवर्गणा संघात से बनती है, तो चतुर्थ अग्राह्य वर्गणा जो ऊपर वाली है उसमें तो पहले से परमाणु ज्यादा है, तो वो जुड़ करके तो और परमाणु की संख्या बढ़ेगी, तो वो नीचे वाली जो मनोवर्गणा है उसको कैसे बना सकती है। तो मनोवर्गणा अगर संघात से बननी है तो नीचे वाली कोई वर्गणा दो वर्गणाओं को जुड़ करके बनना पड़ेगा, तब जाकर के ऐसा भेद निर्माण हो सकता है, ऐसी वर्गणा निर्माण हो सकती है। ठीक है आचार्य जी। यहां पर टूटना बनना संख्या परमाणु की संख्या की अपेक्षा से है, बाकी जो उसमें जो जुड़ने के लिए टूटने के लिए जो जो फैक्टर्स जिम्मेदार है उन फैक्टर्स की चर्चा यहां पर नहीं है। मैं और एक बार इसको बता देता हूं। ठीक है, अब जैसे आगे आने वाली ध्रुव शून्य वर्गना है, अब उसकी वर्तन शुरू हो ही जाएगा। तो ध्रुव शून्य वर्गना में देखो, क्योंकि ध्रुव शून्य वर्गना जो है वो तीनों त्रिकाल में कभी बनती ही नहीं है, मतलब उतने परमाणुओं का स्कंद कभी भी तीनों कालों में बनेगा ही नहीं। जब वो तीनों कालों में बनेगा ही नहीं तो उसमें भेद संघात और भेद संघात तीनों भी नहीं, उनकी उत्पत्ति ही नहीं है, उनकी उतने परमाणुओं के स्कंद का भी बनता ही नहीं। मतलब भले उसमें स्निग्धता रुक्षता हो, भले वो जुड़ने के संघात होने के बाकी के फैक्टर्स उनमें हो, वो दो स्कंदों में, किंतु दो स्कंदों की अगर संख्या, पर दो स्कंदों को जुड़ने के बाद परमाणु की संख्या अगर शून्य वर्गना की रेंज में आ रही है तो वो स्कंद नहीं बनेगा। ये बात यहां, ठीक है शशि? हाँ ठीक है। चलिए प्रभु जी, एक मिनट, आपका सांतर निरंतर के प्रति शब्द, हाँ ठीक है, पूछिए। मैं ये कह रहा था कि जो अंतर है तो उसमें जब निरंतर चालू होगी तो वो परमाणु की संख्या तो अंतर वाली जुड़ेगी कि नहीं, जो मतलब वो अंतर में परमाणु तो आ रहे हैं ना, स्कंद नहीं बन रहा, अंतर में परमाणु तो आ रहे हैं, स्कंद नहीं बन रहा, तो अगला जो निरंतर चालू होगा उसमें तो वो ऐड रहेंगे ना मेरे। हाँ मतलब तभी तो शुरू होगा, तभी तो कहा जाएगा वो। अगर बाद में 151 में 151 तक चले हैं और 151 से 160 तक गैप है, और 161 में 161 से शुरुआत होगी, 151 से नहीं होगी। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उसके आगे के स्कंद, आगे के ये शब्द जब लगा रहे हैं और उसके बाद में फिर निरंतर आ रही है, ये निरंतरता और सांतरता ये किसकी अपेक्षा से है, तो वो एक एक स्कंद जो बनने की अभी की जो ध्रुवता चल रही थी उसे अपेक्षा से, क्योंकि उसका दूसरा अर्थ नहीं बन सकता है। चलिए सुरेश जी आपका प्रश्न, फिर अंजलि दीदी प्रश्न, फिर मैं चलूंगा शून्य वर्गना की तरफ। अग्राह्य वर्गना और साधन निरंतर वर्गना, इसमें क्या फर्क है? अब आप ही बताइए। अग्राह्य वर्गना नाम क्यों दिया गया था? वो जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होती है, इसलिए अग्राह्य दिया था। सांतर निरंतर तो उस अपेक्षा से अग्राह्य है ही है, किंतु वो अग्राह्य में ध्रुवता बन रही थी, प्रत्येक एक 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 प्रकार एक एक परमाणु से साथ बन रहा था, यहां पर वो नहीं बन रहा, ये विशेष है। ठीक है, स्कंद बनने की प्रक्रिया यहां पर अलग अलग है। अंजलि दीदी। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। मुझे पूछना था कि एक सीरीज में निरंतर सारंतर चल रही है, उसमें आपने कहा था कि कुछ कुछ ऐसी जगह है वहां पे उस स्कंद उस परमाणु के बनते ही नहीं है, बनते नहीं, मतलब वो अभी पाए नहीं जा रहे, अभी प्राप्त नहीं है। तो दूसरी जब वो प्राप्त हो गए तो वो दूसरी सीरीज शुरू होगी, कैसे, कब प्राप्त होंगे वो? नहीं 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 नहीं, फिर तो देखो, जो जघन्य से लेकर के उत्कृष्ट तक एक लाइन खींच लो, उस लाइन में बिंदु दे दो एक 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 एक, एक, एक परमाणु की अपेक्षा से। अब उसमें से बीच में कहीं गैप है, कहीं गैप नहीं है, कहीं गैप है, कहीं गैप नहीं है। अब जब वो गैप भर जाएगी दूसरी जगह गैप हो जाएगी, कहीं गैप भर जाएगी कहीं दूसरी जगह हो जाएगी, तो रेंज तो वही है, जघन्य से लेकर उत्कृष्ट उसी के बीच में होगा, कोई दूसरी सीरीज वगैरह शुरू नहीं होगी, सीरीज एक ही है।
100 से मतलब लेकर के मुझे 200, 100 से लेकर के 200, ये सीरीज है आपकी। इसके बीच में कभी 150 से 160 तक नहीं बनेंगे, कभी 170 से 75 तक नहीं बनेंगे, अगली बार वो प्राप्त हो रहे हैं तो 143 से 148 नहीं मिल रहे हैं। तो इस रेंज में कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो गैप रहेगा ही रहेगा, अलग अलग जगह पर गैप होगा। अच्छा, मतलब उसी रेंज में आपको उसी रेंज में पहले 151 के नहीं मिल रहे थे तो पहली बार नहीं मिले तो अब मिलेंगे, आगे के नहीं ये मिलेंगे कैसे या सिद्ध पीछे के होगा? नहीं मिलेंगे। ये कैसे सिद्ध होगा? क्योंकि जघन्य की जगह फिक्स है और उत्कृष्ट की जगह भी फिक्स है, हम्म, तो एक रेंज बन गई। तो जो रेंज पहले से बनी हुई है उससे दूसरी रेंज नहीं बनेगी, एक रेंज फिक्स ही है, क्योंकि उन्होंने जघन्य का प्रमाण दे दिया, उत्कृष्ट का प्रमाण दे दिया, तो इससे आगे पीछे तो जाएगा नहीं। ठीक है, चलिए फिर से मैं शेयर कर रहा हूं। ये शून्य वर्गना आपको देखनी है सांतर निरंतर के पश्चात, जो आपको दिखाई दे रही है। अब ये शून्य वर्गना क्या चीज है? तो सबसे पहले तो है कि सांतर निरंतर वर्गना का जो उत्कृष्ट मिल गया था, उस उत्कृष्ट के ऊपर एक परमाणु को देने से हमें शून्य वर्गना की जघन्य बनेगी। बट वो एक परमाणु जब देते हैं तो संख्या की अपेक्षा दे दिया है, साक्षात में तीनों कालों में वो स्कंद बनेगा ही नहीं, कभी नहीं बने। सांतर निरंतर में जो प्राप्त नहीं हो रहा था वो आगे प्राप्त भी हो सकता है, यहां पर कभी मतलब कभी नहीं बनेगा। अब उदाहरण लेने के लिए जघन्य शून्य वर्गना अगर मान लो 101 नंबर की है और उत्कृष्ट शून्य वर्गना 200 नंबर की है, 200 स्कंदों की परमाणु की है, तो 101 स्कंद, 102 स्कंद, 103 स्कंद, 104 स्कंद, 105 परमाणु का स्कंद, 106 परमाणु का स्कंद, ये स्कंद तीनों कालों में बनेंगे ही नहीं। ये कहां से शुरू होगा? ये सांतर निरंतर वर्गना के उत्कृष्ट के बाद शुरू होगा और कहां तक चलेगा? तो आचार्य भगवान कहते हैं जगन्य राशि के अनंत गुना जाने तक वो चलेगा। और ये अनंत कौन सा है? जीव राशि का अनंत गुना। इतनी रेंज जाने तक इसके बीच में कोई भी स्कंध गुच्छा बनेगा ही नहीं। ठीक है, इसके आगे बनने वाली जो वर्गना है वो प्रत्येक शरीर वर्गना है। इसके आगे कौन सी है? प्रत्येक शरीर वर्गना। तो यूं कहिए कि उत्कृष्ट सांतर निरंतर वर्गना से लेकर के जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना तक बीच में किसी भी प्रकार के परमाणु की जो संख्या का जो रेंज है उनके स्कंद नहीं बनते। तो स्कंद कौन सा बनेगा? अंतिम जो पहले अभी जो आ गया था वो स्कंद सांतर निरंतर वर्गना का उत्कृष्ट स्कंद बनने के पश्चात सीधे स्कंद कौन सा प्राप्त होगा तीन लोक में? तो जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना का स्कंद ही प्राप्त होगा, बीच वाला कोई। इसीलिए शून्यता है, इसीलिए उस रेंज को शून्य रेंज या शून्य वर्गना कहा गया है। ठीक है, महेंद्र सिंह जी जुड़ा है? हाँ जी, अच्छा। जब शांतर निरंतर के बाद प्रत्येक शरीर बनता है तो बीच में फिर शून्य वर्गना का भेद करने की आवश्यकता है क्या थी? क्योंकि जघन्य प्रत्येक शरीर वर्गना के स्कंदों का जो संख्या है और उत्कृष्ट सांतर निरंतर की जो संख्या है उसके बीच में गैप है, और वो गैप चूंकि वर्णन जो एक एक परमाणु की अधिकता से जो चल रहा है उसकी अपेक्षा से बीच में गैप हो गया, तो उस गैप को दर्शाने के लिए शून्य वर्गना ये नाम दे दिया। जो वर्गना अस्तित्व में ही नहीं है उसको भी वर्गना कहा गया। ये वर्गना कहने का कारण क्या है? क्योंकि ये प्राप्त नहीं होती है, ऐसी ये अप्राप्त वर्गना या फिर एक बीच में शून्यता है उसको दर्शा रहे हैं। माने इतने संख्या अमुक संख्या प्रमाण की जो स्कंद है वो तो बनती नहीं है। बिल्कुल। अब और एक चीज इसमें बन जाती है कि मान लो कि नीचे वाले, अब इसके नीचे कौन सी थी भाई? कार्बन वर्गना थी, ध्रुव वर्गना थी, शून्य वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना थी। तो ऐसा मान लीजिए कि दो स्कंद है मेरे पास। एक स्कंद है सांतर निरंतरता का और दूसरा स्कंद जो उत्कृष्ट के नजदीक है, सांतर निरंतरता के उत्कृष्ट के नजदीक है, ऐसा स्कंद मेरे पास है।
और उसके साथ में कोई नीचे अनंतानुवर्गना, असंख्यातानुवर्गना, इसको तो छोड़ दीजिए कि कोई अनंत अनंत वाला परमाणु वाला कोई स्कंद है, वो इसको आकर के जुड़ना चाह रहा है। वो दोनों के संघात होने की परिस्थिति आ गई है, पर अगर वो स्कंद का उसको दोनों का मिलकर के स्कंद बन नहीं पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा है? जबकि बाकी के फैक्टर्स वहां पर है कि उस स्कंद बनने के योग्य, पर वो नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि इन स्कंद बनने के पश्चात ये जो सभी परमाणु की संख्या है, वो परमाणु की संख्या उस शून्य वर्गना की रेंज में आ जाएगी, इसलिए उसका स्कंद बन ही नहीं पाएगा। या यूं कहिए, उतने परमाणु का स्कंद बनता ही नहीं है, इसलिए कभी भी बनता नहीं है, इसलिए कभी भी तीन लोक में उसको तीनों कालों में प्राप्त नहीं होता। पंकज जी, शायद यूं लगता है तत्व सूत्र का जो पंचम अध्याय है उसमें एक सूत्र आया है, जदिकादि गुणा नाम तो है ना, स्निग्धत्व वृक्षत्व के कारण जो स्कंदों की निष्पत्ति होती है। अगर स्निग्धत्व वृक्षत्व में अधिक गुणांश, मैं गुणांश कह रहा हूँ, अधिक गुणांश हो तो वहां पर जो है उन चीजों का समूह माने स्कंद बन नहीं पाता है। तो इसी प्रकार यहाँ प्रदेश की अपेक्षा तो अनुसंख्या की अपेक्षा ही कथन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर भी बन नहीं पाता। इसका मतलब जो है उसमें इतने संख्या प्रमाण की जो परमाणु जब जुड़ जाते हैं तो वहां पर स्निग्धत वृक्ष तो उसको साथ नहीं दे पाता, इसीलिए उसको शून्य वर्गना के रूप में। आपकी आवाज गुरुदेव टूट रही थी, बट थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हाँ, कि स्निग्ध वृक्ष गुण जो है बाकी के अपेक्षा से अगर वो योग्य भी है या योग्य नहीं है, तो ये दोनों की अपेक्षा से हम लोग वर्णन कर सकते हैं कि ऐसा स्कंद बनता ही नहीं है, उतने परमाणु वाला स्कंद बनता नहीं है। जैसे कि हमने 2 कटोरे आटा ले लिया और 4 बूंद सिर्फ हमने पानी डाल दिया, सिर्फ 4 बूंद पानी डाल दिया, तो उसका तो गोला बनेगा नहीं। लेकिन उस 2 कटोरे आटे के लिए जितने प्रमाण में मुझे पानी की आवश्यकता है उतना पानी अगर डाल दो तो वह गोला बन सकता है। हाँ, किंतु आपका वर्णन यहाँ पर स्निग्धत्व वृक्षत्व गुण की अपेक्षा से है, और अभी 23 वर्गणाओं में जो वर्णन कर रहे हैं वो उस संख्या की अपेक्षा, वो जो स्कंद है उस स्कंद के परमाणु की संख्या की अपेक्षा से वर्णन वहां पर हो रहा है। जी जी, ना यहाँ प्रदेश संख्या की चल रहे, वह स्निग्धत्व वृक्षत्व की अपेक्षा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो मुख्यतः से आपने तत्वार सूत्र जी का जो प्रश्न उठाया है उसमें और गोमटसार जी में, मतलब गोमटसार जी जो धवला को फॉलो करता है, वो धवलाकार, गोमटसारकार और पुष्पा स्वामी, उमा स्वामी महाराज, इनमें थोड़ा सा बदलाव आगे जब हम लोग चर्चा करेंगे समधारा विषमधारा की, तब जाकर के ये आएगा कि दोनों में थोड़ा सा बदलाव है। कहीं 1 गुण की, कहीं 2 गुण की चर्चा वहां पर आती कि जो बंद योग्य होने के लिए कितनी पावर का डिफरेंस चाहिए, तो उसमें थोड़ा सा फर्क है, उसको भी लेकर के हम चलेंगे। बट आपको जैसे अभी चर्चा हुई, यहाँ पर जो चर्चा है वो शून्य वर्गना की, वो मुख्यतः से इतनी संख्या के परमाणुओं का स्कंद नहीं बनता है, ये बात है। चलिए, अर्चिता दीदी भरूच पूछिए। भैया जी, इसमें जो रेंज वाली बात चल रही थी, तो रेंज तो सिर्फ इसकी वही आ जाएगी, शांता निरंतर का उत्कृष्ट, और फिर इसका शून्य वर्गणा का उत्कृष्ट की तो कुछ रेंज ही नहीं होगी, क्यों नहीं वो होंगी? तो क्यों? सुनो, उदाहरण के लिए शांतर निरंतर वर्गणा का उत्कृष्ट 200 वर्गणा का, 200 परमाणु का है, ठीक है। अब बीच में उन्होंने जो शून्य वर्गणा का जो है वो ऑलमोस्ट 100-150 का है, तो आपको अगले बनने वाली जो प्रत्येक शरीर वर्गणा का जगन्य है वो मुझे 350 दिख रहा है, मिनिमम जगन्य बन रहा है वो 350 बन रहा है। मतलब क्या हो गया कि 350 तक, और जो आपने यहाँ पर 100 से छोड़ी थी, तो 100 से 350 तक के बीच की जो वर्गणा है, जो स्कंद का प्रमाण है, वो बन ही नहीं रहा है। अच्छा, नहीं मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये जो अपन जीव राशि का अनंत गुणा ले रहे हैं तो वो तो बहुत बड़ी राशि हो जाएगी, तो मतलब बहुत बड़ा रेंज हो जाएगा इसका, ये कहने का। बट वहां पर पुद्गल खत्म नहीं हो रहा है, उसके आगे भी पुद्गल है। हाँ हाँ, ये सही बात है, पुद्गल उसको है ना, पुद्गल बहुत आगे तक है, अभी बहुत सारी वर्गणा जानी बाकी है, तब मतलब रेंज बहुत ऊंची है। जी हाँ, ठीक है, चलिए। हाँ प्रमोद जी बोलिए। थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा है, जैसे
निरंतर वर्गना बनी, हम्म, तो अगर उसमें कोई एक जोड़ेगा तो आपने कहा शून्य वर्गना हो जाता है, वो सारा निरंतर मतलब वो स्कंद टूट जाएगा क्या? बनना ही नहीं है, वहां पर गैप है, निरंतर की रेंज कहीं ना कहीं तो खत्म होगी। ठीक है, निरंतर तक कोई स्कंद बना निरंतर से, लास्ट का उत्कर्ष बन गया। हाँ, अब उसमें अगर एक स्कंद और जोड़ेंगे तो क्या वो उसमें एक निरंतर परमाणु आकर के जुड़ना चाहे तो जुड़ नहीं पाएगा, अरे जोड़ नहीं पाएगा? जुड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो स्कंद बनेगा ही नहीं। अगली संख्या का, एक अधिक संख्या का स्कंद बनेगा ही नहीं। एक अधिक का, दो अधिक का, तीन अधिक का, चार अधिक का, कितने अधिक तक का नहीं बनेगा, तो उत्कृष्ट शून्य वर्गना होने तक का बनेगा ही नहीं। मतलब वो जोड़ेगा ही नहीं, आपका मतलब ये उसमें नहीं बिल्कुल, जोड़ेगा। बिल्कुल, वो जुड़ता ही नहीं है, तीनों कालों में, तीनों लोगों में जुड़ता नहीं है, इसीलिए उसको शून्य वर्गना कहा है। और ऐसी रेंज आगे भी आएगी, ये सिर्फ यहां पर नहीं है, ऐसी रेंज बीच बीच में आएंगी, क्योंकि हमें महास्कंद तक पहुंचना है। चलिए, क्लियर है यहां तक? क्योंकि यहां से आगे आने वाली है प्रत्येक शरीर वर्गना, उसके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पहले समझेंगे। और कहां से देखना है, इधर से देखना है कि इधर से देखना है, पहले वो देखेंगे, ताकि हम लोग सही तरीके से देख पाएंगे। ठीक है, ऐसा भी मैंने क्यों कहा, समझ में आएगा। डॉक्टर मैना दीदी, आपका प्रश्न पूछिए। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया जी। नहीं तो मैं ये पूछ रही हूँ कि जब वहां पे बन ही नहीं रहा है तो उसको शून्य वर्गना की संख्या देने की क्या जरूरत है? तो मैंने अभी बता दिया ना आपको, क्योंकि उसके आगे भी मिलती है, उसके पहले भी मिलती है, तो इसके बीच में गैप है, ये बताने के लिए उन्होंने बता दिया। नहीं, वो तो सही है, पर यहाँ का जब उत्कृष्ट उसका सांतर निरंतर का ले लिया और उसके बाद आगे जो आगे प्रत्येक शरीर की जो है वो उसके एक जुड़ने के बाद बन रही है। देखो, प्रत्येक शरीर की वर्गना जो है वो सांतर निरंतर प्रकार की नहीं है। मतलब क्या है, वो रेंज जो है वो पूरी एक एक परमाणु वाली रेंज वहां पर बनने वाली है। तो एक एक परमाणु वाली रेंज वहां पर बनने वाली है, वहां पर संख्या मिलने वाली है, यहां पर संख्या मिलने वाली है। इसकी उत्कृष्ट है, इसकी जघन्य है, बीच में स्कंद ही नहीं है, तो उसका कैसे वर्णन करोगे? कुछ ना कुछ तो स्कंद। ये इसीलिए वर्णन किया जा रहा है क्योंकि हमने ध्रुवता पहले से ये सारी 23 वर्गणाओं का वर्णन करने के जो एक बेस है, उन्होंने जो पद्धति ली है, वो एक एक परमाणु की संख्या के डिफरेंस से स्कंद बनते जाते हैं, उतने प्रकार के स्कंद बनते हैं। इस सिद्धांत को लेकर के ये बेस बन गया है 23 वर्गणाओं का। 23 वर्गणाओं का जो कथन किया जा रहा है, ये 23 कैटेगरीज बनी कैसे, इसका एक ही उत्तर है, एक एक परमाणु के डिफरेंस, संख्या के डिफरेंस से स्कंद बनते हैं। इस सिद्धांत के ऊपर वो बनी है। अब इस सिद्धांत में कई कई एक्सेप्शंस है, उन एक्सेप्शंस के हिसाब से उन्होंने बता दिया। पहला एक्सेप्शन लगा, जीव ग्रहण ही नहीं करता उसकी अपेक्षा से। दूसरा एक्सेप्शन लगा, यहां तक ही ध्रुवता है। तीसरा एक्सेप्शन लगा, इसमें भैया सांतर निरंतरता आती है। चौथा एक्सेप्शन आ गया, ये वाली बनती ही नहीं है। तो चूंकि ये एक्सेप्शन है, उनको भी नाम देकर के बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो शून्य वर्गना है उसके अंदर आगे की तो जुड़ ही नहीं रही है, आगे का अणु तो उसमें से जुड़ ही नहीं रहा है। तो जो पहले जितने अणुओं का जो स्कंद बनने हुए हैं, उसी में से जो टूट करके नए बनने चाहिए तो वो नहीं बनते वहां पे। बीच में शून्य वर्गना की रेंज वाला कोई भी स्कंद पाया ही नहीं जाएगा, बनेगा ही नहीं। हाँ, बनेगा ही नहीं। पर वो नया जुड़ने से तो बनेगा ही नहीं, अणु एक भी है नया तो जुड़ेगा ही नहीं, पहले की उसमें है उसमें नया जुड़ करके, पुराना टूट करके, कुछ भी होकर के नहीं बनेगा। उतने परमाणु की संख्या का स्कंद बनेगा ही नहीं। क्यों? नया जुड़ करके तो प्रत्येक शरीर का बन रहा है ना जगन्य। आगे बन रहा है ना, शून्य वर्गना में थोड़ी बन रहा है। शून्य वर्गना को तो अपन काउंट ही नहीं कर रहे हैं ना। शून्य वर्गना की रेंज है कि नहीं है, पहले रेंज को बताओ। शून्य वर्गना की रेंज है कि नहीं है? क्या शून्य वर्गना की रेंज? हाँ, तो देखो, शून्य वर्गना की रेंज कैसे लेंगे फिर अपन, जब कोई जुड़ ही नहीं रहा, कोई आ भी नहीं रहा, कुछ ही नहीं। अरे, फिर उसके पहले जुड़ रहा है, उसके आगे जुड़ रहा है, तो बीच में रेंज बन गई ना। रेंज बनी कि नहीं बनी? मान लो मैं पूना से उदयपुर आ रहा हूं ट्रेन से, ठीक है, तो पूना से प्रत्येक स्टेशन जहां जहां गाड़ी रुकी, वहां वहां लोग उतरते गए। गाड़ी रुकी गांधीनगर में, गांधीनगर से लेकर के आगे ऋषभदेव का एक बीच में स्टॉप है, तो गांधीनगर से लेकर के ऋषभदेव के स्टॉप में बीच में गाड़ी जहां दो जगह रुकी, वहां पर कोई भी उतरा ही नहीं।
कौन सी गाड़ी से नहीं उतरा? वही गाड़ी से नहीं उतरते, कोई भी गाड़ी से कोई वहां पर उतरता ही नहीं है। कहाँ उतरते हैं? सीधे आगे ऋषभदेव में उतरते हैं, ऋषभदेव में उतरते हैं, उदयपुर में उतरते हैं। तो आप ऋषभदेव का स्टेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्योंकि वहां पर लोग उतरते हैं। उसके पहले गांधीनगर का स्टेशन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, क्यों? वहां पर लोग उतरते हैं। अब गांधीनगर के पश्चात आप किसका नाम ले रहे हो? ऋषभदेव। तो बीच में अपने आप गांधीनगर से ऋषभदेव ये रेंज बन गई कि नहीं बन गई? वहां पर कोई उतरता नहीं है, फिर भी रेंज बन गई कि नहीं बन गई? पर वहां उतरा भी नहीं तो चढ़ा भी नहीं, कोई मतलब ये हुआ। अरे रुका भी नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, ना चढ़ा ना उतरा, कुछ नहीं, फिर भी रेंज बन गई कि नहीं बन गई? क्यों रेंज बनी? क्योंकि उसके पहले उतरे चढ़े, उसके बाद में उतरे चढ़े, इसलिए बीच में रेंज बन गई। क्योंकि आपका प्रवास कंटिन्यूस चल रहा है, आगे भी बन रहा है, इसलिए बीच वाला गैप जो है वो गैप आपको बताना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या हो गया? नहीं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो नीचे वाला निरंतर वर्गणा का जो उत्कृष्ट था उसी के अंदर एक जोड़ करके आपने प्रत्येक शरीर का बताया कि प्रत्येक शरीर का वो जगन्य बन गया, जब उसके बेस वही बीच है, में कुछ है ही नहीं कुछ भी। आज सुनो तो, बेस वही है। एक एक परमाणु को बढ़ते बढ़ते, ये बेस का मतलब क्या है कि प्रत्येक वर्गणा के, प्रत्येक स्कंद के बीच में एक एक का डिफरेंस होना चाहिए। अब सब जगह पर यह रूल नहीं लगता, सब जगह पर यह व्यवस्था नहीं बन पाती है। तो जहां पर यह व्यवस्था नहीं बन पाती है, जहां पर यह व्यवस्था बन नहीं पाती है, उसका भी नामोल्लेख होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसके पहले तक बन रही थी, उसके बाद में बन रही है, बीच में नहीं बन रही है, तो बीच की रेंज अपने आप तैयार हो जाती है। अगर आप शून्य वर्गना नाम नहीं दोगे, आप अगर शून्य वर्गना नाम नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा? सांतर निरंतर वर्गना के बाद में सीधे प्रत्येक शरीर वर्गना आ जाएगी। ठीक है, प्रत्येक शरीर वर्गना आ जाएगी। तो उत्कृष्ट, हमारा रूल पहले से क्या चल रहा है कि जितना भी उत्कृष्ट है उसमें एक परमाणु डालने से, वो एक संख्या मिलाने से अगले का जगन्य बनता है। ये रूल यहां पर बन पाएगा क्या अगर हम शून्य वर्गना को निकाल देंगे? तो आपको कैसे पता चला कि शून्य वर्गणा का उत्कृष्ट आ गया? रेंज दे दिया केवली भगवान ने, रेंज देख लो क्या दिया है, जघन्य से अनंत गुना। जघन्य कैसा बना? तो सांतर निरंतर में एक परमाणु जोड़ना, एक कहने से आपका अगर भ्रांति हो रही है, एक नंबर जोड़ देना, एक संख्या जोड़ देना, एक संख्या जोड़ने से जघन्य बन गया। और उत्कृष्ट उसका अनंत गुना है। कौन सा अनंत गुना? जीव राशि का अनंत गुना। तो रेंज बन गई, बिल्कुल पक्का रेंज है कि भाई यहां से यहां तक बनेंगे ही नहीं। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ठीक है नहीं, ठीक है या नहीं है? नहीं, मुझे ये लग रहा है कि जब उसमें आप अणु जोड़ ही नहीं रहे हो, उसके अंदर उसको कोई काउंट ही नहीं कर रहे आप हो, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्यों बोलना? आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए अब आपका मैं मान लेता हूं, मैं शून्य वर्गना को हटा देता हूं। शून्य वर्गना बताने का कोई कारण नहीं, यही आपको कहना है ना? हाँ हाँ, वो तो उसको हाँ, तो शून्य वर्गना बताने का कारण नहीं, अन्य क्यों बताइए? हमको याद करने के लिए 22 वर्गना के नाम याद करते, एक बढ़ाया क्यों आपने? है ना? अब इसका सिग्निफिकेंट है ना कुछ न कुछ। ऐसे बहुत सारे शून्य आगे आने वाले हैं, एक ही नहीं और भी आने वाले, तो कम हो जाती संख्या वर्गनाओं की, प्रकार की, है ना? हाँ, तो अब इसका सिग्निफिकेंट क्या हुआ? मेरी प्रॉब्लम यह है कि जो एक रूल सिद्धांत आचार्य भगवंतों ने बताया है कि पहली वर्गना के उत्कृष्ट में एक परमाणु की संख्या मिलाने से अगली रेंज की जघन्य बन जाती है। हाँ, ये सही है, ये सिद्धांत है ना? हाँ है। तो अभी सांतर निरंतर वर्गना, उसके बाद में बनने वाली कौन सी वर्गना है? सीधे सीधे प्रत्येक शरीर वर्गना है। तो आपके हिसाब से शून्य वर्गना को हटा देंगे तो सांतर निरंतर वर्गना के बाद में अगली रेंज कौन सी बन जाती है? प्रत्येक शरीर की जो रेंज बन जाती है। तो अब आप रूल बनाइए, सांतर निरंतर वर्गना के उत्कृष्ट में एक परमाणु संख्या डालने से क्या प्रत्येक शरीर की जगन्य बन जाएगी क्या? डॉक्टर मैना दीदी, बन जाएगी क्या? क्योंकि जोड़ तो आप एक ही रहे। मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बन जाएगी कि नहीं जाएगी? मैं आप ही तक पहुंच रहा हूं। मेरे हिसाब से तो बन जाएगी। कैसे? एक परमाणु मिलाने से? क्योंकि वो जो शून्य वर्गना के अंदर तो कोई भी अणु आए भी नहीं दीदी मेरे, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा रोक दीजिए, मैं मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, बस इतना ही कहना है मुझे। मैं आपको, मैंने रूल बता दिया,
रूल क्या बता दिया? पहले के उत्कृष्ट में एक मिलाने से अगले की जगन्य बननी चाहिए। सही है। तो फिर सांतर निरंतर के उत्कृष्ट में एक मिलाने से प्रत्येक शरीर की जगन्य बनेगी क्या नहीं बनेगी? क्योंकि प्रत्येक शरीर की जगन्य और उत्कृष्ट सांतर निरंतर, इसमें अनंतानंत परमाणु की संख्या का फर्क है। तो एक परमाणु की संख्या ऐड करने से उसका जगन्य कैसे बनेगा? नहीं बनेगा, नहीं तो बनेगा। ये मेरा रूल खत्म हो रहा है, यहां पर सिद्धांत खत्म हो रहा है। तो इस सिद्धांत को मैं कैसे बचाऊंगा? जब तक मैं बीच में एक रेंज इंसर्ट नहीं करूंगा, स्पेसर जब तक नहीं डालूंगा, तब तक जुड़ कैसे जाएगा ये सब चीजें? और इसीलिए उसको नाम शून्य वर्गना दे दिया कि ये सिर्फ आपको रेंज समझने के लिए है, और इस रेंज से वो सिद्धांत बना रह रहा है कि इस रेंज की जो बीच में हम रेंज ऐड कर रहे हैं, उस रेंज के उत्कृष्ट में एक जोड़ने से आपको प्रत्येक शरीर वर्गना का जगन्य प्राप्त होगा। इस अपेक्षा से ये रेंज बीच में डाली जा रही है। इसका नाम शून्य वर्गना दिया जा रहा है, जिससे इसका नाम निर्देशन कथन हो जाए कि ऐसी कोई भी वर्गना प्राप्त नहीं होती है, किंतु रूल बरकरार रह रहा है। समझ अब में ठीक है? हाँ, ठीक है। अब मुझे भी संतोष प्राप्त हो गया। पंकज जी, आपका यूं कहना पड़ रहा है, हाँ जैसे सांतर निरंतर वर्गना के बाद बनने वाले जो शून्य वर्गनाओं का स्कंद है वह स्कंद ना बने, लेकिन उतने स्कंद में होने वाली जो संख्या है उस संख्या को जोड़ने के बाद ही प्रत्येक शरीर जगन्य शरीर बन सकता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल यही बात है। अन्यथा आगे का गणित सारा बिगड़ता जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि धौला में ये प्रश्न ऐसा ही उठा है, और धौलाकार ने यही उत्तर दे दिया उसके लिए। अब माने यहाँ अभी जो बात आ रही वही चर्चा वहां पर है। हाँ हाँ जा चर्चा। माने यहाँ प्रदेश प्रमाण जो है ना, वो प्रदेश प्रमाणों को प्लस मान करके ही, हालांकि वह स्कंद बनेगा नहीं शून्य वर्गना का, लेकिन उस शून्य वर्गना में होने वाले प्रदेश इकाई है, प्रदेश समूह है ना, उस प्रदेश समूह को ही जोड़ करके ही जगन्य प्रत्येक शरीर की संख्या बन पाएगी। बिल्कुल, ये संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी, ये जो संकल्पना पुद्गलों में आ रही है, उसी की अपेक्षा से ये प्रदेश वर्गना, इसलिए मैं बार बार एक चीज को दोहरा रहा हूं, ये 23 वर्गनाओं का कथन परमाणु स्कंधों में परमाणु की संख्या की अपेक्षा से किया जा रहा है। पंकज जी, इस विषय को आप जो आज अपने भारत में जो नोट चलते हैं, हालांकि मुझे नोट के वगैरह कुछ मालूम नहीं, लेकिन कुछ नोट बीच के नहीं है, लेकिन आगे के नोटों के मूल्य मापन करने के लिए उनको भी तो गिना जाएगा। बिल्कुल ठीक, 100 के बाद में सीधे 200 की नोट है, 150 की नोट है ही नहीं है। पर क्या 150 रुपए का अब बीच वाली नोट प्राप्त नहीं होगी? बिल्कुल प्राप्त नहीं होगी। पर 100 का मूल्य और 200 का मूल्य जो है समझ में आएगा, और बीच वाली नोट प्राप्त नहीं होगी। इतनी सी बात है, करेंसी का अभाव है वहां पर। हाँ, करेंसी का अभाव है, लेकिन उसका मूल्य आगे के लिए जोड़ा जाएगा। बिल्कुल जोड़ा जाएगा, बिल्कुल जोड़ा जाएगा, क्योंकि वो रेंज बन रही है। हाँ, तो ऐसा ही हुआ यहाँ मतलब 100 रुपए की नोट है, इसका मतलब 200 की नोट फिजिकल 200 लिखा है, इसका अर्थ उसका 101 रुपया नहीं होता है, उसका अर्थ 200 रुपया होता है। तो बीच में 100 रुपए जो चले गए, उसकी नोट कहां पर है? उसकी नोट है ही नहीं है, बट जुड़ तो गई संख्या उसमें। बिल्कुल ठीक, 150 होने के बाद ही आगे जाकर 200 होगा। और ये मान करके चलते कि अब तक तो 150 रुपए की नोट नहीं बनी है, आगे भी कभी नहीं बनेगी, तो वो नोट शून्य नोट हो जाएगी। जी जी, चलिए, कल्पना सेठ दीदी बोली। नमस्ते गुरुदेव, वंदना। आपने जो ये शून्य वर्गना जगन्य से उत्कृष्ट बताई है, मतलब संख्यात, वहां पर संख्या तो है, जगन से उत्कृष्ट तक जाती है, वो वहां पर अणु तो है, परमाणु तो है, वहां पर संख्या है, परमाणु नहीं है। हाँ, क्या है? क्या है? संख्या है, परमाणु नहीं। संख्या तो संख्या है, गणित संख्या अणु तो है ना, लेकिन हाँ? उनका संघात नहीं होता है। जगन्य से उत्कृष्ट एक एक अणु फ्रीली है, मतलब वो फ्री है, इसका मतलब स्कंद नहीं है, तो स्कंद नहीं है तो चर्चा ही खत्म हो गई। स्कंद नहीं है तो चर्चा ही खत्म हो गई ना, क्योंकि सारा वर्णन स्कंद का चल रहा है। हाँ, तो लेकिन वहां पर अणु तो रहते ही है ना, लेकिन बस परमाणु ये तो बहुत सारे हैं। संघात नहीं बन सकता उनका। परमाणु का स्कंदात या टूट करके वो उतने संख्या का स्कंद नहीं बनेगा। स्कंद नहीं बना, लेकिन वहां पर वहां से यहाँ से ऊपर तक अणु बिखरे हुए हैं, मतलब वहां पर
तो अणु आप ही गिने देखो जाएंगे तो वो फ्रीली है, एक दूसरे से संघात होता ही नहीं उनका। वो बिखरे हुए अणु तो नीचे भी है, संख्यात असंख्यात जब बन रहे हैं तब भी तो बिखरे हुए अणु है ही है। लेकिन वहां पर तो संघात बन रहा है, वहां वेद सबका संघात थोड़ी बन रहा है, सबका थोड़ी बन रहा है। बनने के पश्चात भी बहुत सारे परमाणु अकेले खुले हैं। लेकिन फिर भी वहां पर होता है, लेकिन यहाँ पे तो होगा ही नहीं। भाई वापस वही कह रहा हूं आप लोगों को, परमाणु के अस्तित्व और अस्तित्व नहीं रहने की चर्चा ही नहीं है। तो वहां पर उतनी परमाणु है ही नहीं। परमाणु की संख्या का, उतनी संख्या का स्कंद बन सकता है कि नहीं सकता है, ये एक ही चर्चा है। लेकिन अणु है कि नहीं वहां पर, ऐसे में पूछ तो रहा हूं। कहीं पर भी परमाणु के अस्तित्व की चर्चा ही नहीं है। अगर परमाणु का अस्तित्व नहीं होगा, परमाणु के अस्तित्व नहीं होगा तो कुछ भी स्कंद नहीं बनेंगे, और परमाणु का अस्तित्व होते हुए भी स्कंद नहीं बन सकते हैं। तो आप जो कह रहे हैं कि परमाणु होंगे, हाँ परमाणु होंगे, उसमें कोई निषेध नहीं है। फ्रीली होंगे, एक फ्रीली होंगे, उनका वो कुछ तो ठीक फ्री नहीं वो तो होगा। ठीक है, वो ठीक है। बट वर्गनाओं में स्कंदों की चर्चा चल रही है। ये जो हाँ। कहते हैं अभी जो शब्द लगा है वो आगम शब्द है, प्रदेशी। तो क्या चीज? परमाणु एक प्रदेशी हो गया, स्कंद बहुप्रदेशी हो गए। तो बहुप्रदेशी वहां पर कोई भी रचना नहीं होगी उस रेंज में। हाँ वो ठीक है, वो तो। बस बस वही बात। और पंकज जी, हाँ जैसे ये शून्य शून्य वर्गना जो आप कह रहे हैं ना, हाँ इसको क्या अपन अग्राह्य वर्गना नहीं कह सकते, जैसे पहले कहते थे हर चीज के नहीं साथ? नहीं 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 नहीं, क्यों? क्योंकि अग्राह्य की संकल्पना उन्होंने अलग अपेक्षा से रखी है। अग्राह्य में स्कंद तो बनते हैं किंतु जीव के द्वारा ग्रहण नहीं होते उस फॉर्मेट में, इसलिए उसको अग्राह्य कहा। अच्छा, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता इसलिए अग्राह्य कहा। अग्राह्य कहा, और शून्य में स्कंद बनता ही नहीं है। हाँ हाँ, शून्य में बनता ही नहीं है स्कंद। बिल्कुल ठीक। अब देखो, संख्यात अनुवर्गना, असंख्यात अनुवर्गना और अनंत अनुवर्गना जो आर वर्गना के नीचे के भाग है, उनको भी जीव ग्रहण नहीं करता है, तो उनको अग्राह्य नहीं कहा था। ये भी देख लेना है गुरुदेव, उनको अग्राह्य नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? तो उसका धवलाकार ने उत्तर दिया है कि जहां से ग्रहण शुरू हो गया, आहार वर्गना से शुरू हो गया, तो आहार वर्गना का शुरू है, आगे तेजस का भी ग्रहण है, उन दोनों के बीच में नहीं ले रहे, इसीलिए उसको अग्राह्य कह दिया। तो अग्राह्य कहने का मतलब है कि इसके पहले के स्कंदों को ग्रहण किया जाता है, इसके आगे के स्कंदों को ग्रहण किया जाता है, बट बीच वालों को नहीं लिया जाता है जीव के द्वारा। उस अपेक्षा से इनको अग्राह्य कहा। जी। चलिए, अंजलि दीदी नागपुर। नमस्ते गुरुवर, वंदना भैया। अभी जो महाराज जी ने कहा वही मैं सोच रही थी, क्या मेरे सच है क्या? तो उन्होंने बता दिया कि 1 रुपए से 1000 रुपए तक के नोट को हम लोग सांतन निरंतर का रेंज बता सकते हैं। और यदि बंबई से निकली राजधानी यदि दिल्ली तक पहुंचते पहुंचते बड़े बड़े स्टेशनों पे रुकेगी, लेकिन बीच के स्टेशन गायब तो नहीं होंगे। उसके तो लिए यहाँ पर शून्य। मुख्यतः हमेशा सारा वर्णन वही हो रहा है, संख्या की अपेक्षा लगा रहा है। जहां पर भी परमाणु को मिलाने की चर्चा है, वो साक्षात परमाणु मिलते हैं, किंतु संख्या की अपेक्षा से स्कंदों में परमाणु के प्रदेश, संख्या मतलब परमाणु की संख्या किसे कहते हैं? प्रदेश को कहते हैं। तो कितने प्रदेशों का स्कंद बनेगा, कितने परमाणु का स्कंद बनेगा, इसकी चर्चा बस। लगी। चलिए, डॉक्टर शैला दीदी। शैला दीदी, आपका प्रश्न आपने हैंड रेज निकाल दिया, चलिए अनम्यूट किया है, बोलिए। वंदना भैया जी, नमस्ते गुरुदेव। मेरा ऐसा कहना है, जैसे कोई एक सीट है ऐसा जो पुणे से निकला है, बॉम्बे तक गया है, लेकिन बॉम्बे से न जाते हुए डायरेक्ट अहमदाबाद गया, तो बॉम्बे तक गया तो शून्य वर्गन उसको अपन पकड़ सकते हैं सर? देखो, आप लोग कोई भी उदाहरण लगा लेना, 1:1 लगने के लिए शून्य वर्गना मतलब तीनों कालों में नहीं होती है। तो आपके उदाहरण में, इसलिए मैंने मेरे उदाहरण जब मैंने दिया था तो गांधीनगर से ऋषभदेव के बीच में ये गाड़ी नहीं, कोई गाड़ी में चढ़ता नहीं, कोई गाड़ी में उतरता नहीं है। इस प्रकार से रखोगे तो नजदीक जाओगे दृष्टांत में। वो आ गया ख्याल में। हाँ, हाँ। जैसे अहमदाबाद गए नहीं तो एक गाड़ी में उतरता है, दूसरी गाड़ी में चढ़ता है, तो फिर वो अलग बन जाएगा। और क्योंकि जब हम अहमदाबाद दृष्टांत दे करके जब किसी को समझाते हैं तो फिर उसका एक से अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं। तो हमको जितना नजदीक जा सके उतनी नजदीक में जाना चाहिए। चलिए, डॉक्टर मधु दीदी। नमस्ते गुरुदेव, वंदना भैया। भैया, ये शून्य वर्गणाएं की इसकी एक डेफिनेशन बताइए ना। ये मतलब सब कुछ समझ में आया, ये सिर्फ रेंज के लिए है, इसमें स्कंद नहीं बनते हैं, पर अगर शब्दों में लिखें तो क्या लिखें? अच्छा, देखो, सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर जो
सांतर निरंतर द्रव्य वर्गणाओं के ऊपर और प्रत्येक शरीर वर्गना के नीचे जो वर्गणाएं, पुद्गल वर्गणाएं तीनों कालों में स्कंद रूप नहीं बनती है, उन्हें शून्य वर्गना या ध्रुव शून्य वर्गना कहा जाता है। जी ठीक है, पीडीएफ में हमने इस परिभाषा के थोड़ा बहुत नजदीक में रखा है इसको कि सांतर निरंतर द्रव्य वर्गनाओं के ऊपर द्रव्य शून्य वर्गना है, क्योंकि हमारा वर्णन जो है एक एक रेंज को अपेक्षा से अगली रेंज का, पहली की अपेक्षा दूसरी रेंज का वर्णन किया है पीडीएफ में। तीनों कालों में इस रूप से परमाणु पुद्गलों का संचय नहीं होता, तीनों कालों में, इसलिए इसकी ध्रुव शून्य द्रव्य वर्गना सार्थक संज्ञा है। उत्कृष्ट सांतर निरंतर द्रव्य वर्गना के ऊपर एक परमाणु अधिक परमाणु पुद्गल स्कंद तीनों ही काल में नहीं होता। 2 प्रदेश अधिक 3 प्रदेश अधिक आदि के क्रम से सब जीवों से अनंत गुणे स्थान जाकर प्रथम ध्रुव शून्य वर्गना संबंधी उत्कृष्ट वर्गना होती है। यह अपनी जगन्य वर्गना से अनंत गुणी है, सब जीवों से अनंत गुणाकार है। ये वर्गना सर्वदा शून्य रूप से अवस्थित है। ये 16वें प्रकार की वर्गना है। इसमें जो हम लोगों ने चर्चा अब तक की है वही सारा वर्णन आगम की भाषा में आया है। ठीक है, पंडित जी की भाषा में हमने जो का त्यों रखा है इसको। ठीक है जी भैया, जी जी बिल्कुल भैया। चलिए, अब कहां तक पहुंचे? आगे पहुंचने के लिए जगह है क्या? पहले देख लीजिए, 4-5 मिनट बाकी है। प्रत्येक शरीर के बाद फिर से ध्रुव शून्य आएगी। हाँ, क्यों? अब मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूं क्योंकि प्रत्येक शरीर का वर्णन करना बाकी है, उसको मैं कल ले लूंगा। बट आज अगर अभी और थोड़ा सा शून्य वर्गना के बारे में ये देखना, जैसे अग्राह्य वर्गना नंबर 1, 2, 3, 4 प्रकार की अग्राह्य आई थी, वैसे ध्रुव शून्य भी पहले शून्य आई, अब ध्रुव शून्य कहा, नाम वही है, अर्थ शून्य वर्गना ही है। तो ध्रुव शून्य प्रत्येक शरीर और बादल निगोद के बीच में आती है, ये दूसरी ध्रुव शून्य है। फिर आगे चल करके बादल के पश्चात भी आएगी, ये तीसरी शून्य वर्गना है। फिर उसके बाद में चौथी शून्य वर्गना महास्कंद और सूक्ष्म निगोद के बीच में है। तो शून्य वर्गनाएं भी 4 बार आएगी, 4 अलग अलग रेंज जो है वो 4 रेंज में आएगी। तो हमको वहां पर सभी जगह पर यही चीज समझनी है कि जहां जहां पर शून्य वर्गना या ध्रुव शून्य वर्गना कहा गया है, वहां वहां उस रेंज में कभी भी कोई भी स्कंद उतने परमाणु का, उतने प्रदेशों का प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, अब ये अगली दूसरी का अर्थ क्या होता है, वो वाली रेंज ले लेना। पहली शून्य वर्गना अपने रेंज की अपेक्षा से बताई, अगली उसके रेंज की बताई, बीच में अनंत 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 वर्ग स्थान आगे जा रहे हैं। फिर तीसरी वो अपनी रेंज लेकर के है, चौथी अपनी रेंज लेकर के है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, और कोई किसी का प्रश्न है? अरविंद जी आपका हाथ ऊपर है, अब बोलिए। ध्रुव शून्य और शून्य में डिफरेंस क्या होगा? अर्थ एक ही है दोनों जगह पर। आचार्य ने नाम उसको शून्य और ध्रुव शून्य दिया है। ओके ओके। सांतर निरंतरता के बाद में आई है, उसको शून्य कहा, और आगे फिर से ध्रुवता चालू होती है, एक जगह पर उन्होंने ध्रुव शून्य कहा। सभी जगह अर्थ एक ही है उसका। मतलब वहां स्कंद बनते नहीं, मतलब चारों जगह ऐसा हुआ, किसी अपेक्षा से एडजेक्टिव विशेषण लगा देते हैं ध्रुव शून्य, इस प्रकार से। ओके 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 ओके। मतलब कहीं पर और एक शब्द आया है नभो शून्य। नभो शून्य जैसे अंतराल में कुछ नहीं है, एक इस प्रकार से भी वर्णन होता है ना, अंतराल, अंतराल जो है, स्पेस जो है, उसमें कुछ नहीं है, खाली है स्पेस। साक्षात में स्पेस खाली नहीं है, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, द्रव्य सभी है, पर एक कथन करने की पद्धति होती है, इसलिए एक जगह पर शब्द नभो शून्य भी आता है। चलिए, और कोई? सुमन दीदी। गुरुदेव नमोस्तु भैया जी, वंदना। भैया जी, आपने जो बताया जैसा कि जैसे आगे आगे शून्य वर्गना बढ़ती जाएंगी, तो जैसे पहली शून्य वर्गना जैसे 100 से 150 के बीच की एक आई, तो उसके बाद 200 से 250 की आएगी, फिर उसके बाद और आगे तो 300 से 300, ऐसे शून्य वर्गना ऐसे ऐसे आगे बढ़ती जाएंगी। आप शून्य की चर्चा कर रहे हो या सांतर निरंतर की कर रहे हो? सार्थक, जैसे आपने बोला ना 4 बार शून्य वर्गना आएंगी बार बार बाद में। का अर्थ क्या होता है? 4 अलग अलग कैटेगरीज, 4 अलग अलग रेंज की। हाँ, तो मतलब ऐसी रेंज अलग अलग होती है। एक रेंज जो है वो सांतर निरंतर वर्गना और प्रत्येक शरीर वर्गना, इनके बीच की रेंज है, पर पूरी रेंज है। और जो अनंतानंत प्रकार को लिए हुए है, मतलब उतने उसके बीच में उतनी रेंज है।
फिर आगे चल करके अगली रेंज उससे भी बड़ी है। उसके क्यों क्यों बड़ी है? क्योंकि ऊपर वाली प्रत्येक स्टेप में एक एक संख्या की वृद्धि होती जा रही है। ऐसे हाँ, वो अनंत संख्या अनंत की अनंत अनंत वृद्धि, की वृद्धि होती जा रही है। जैसे संख्या की वृद्धि हुई तो जैसे फिर मान लो 300 से 350 वाली आ गई तो वो शून्य वर्गना अपन मान लें उसको। आपके शब्दों को मैं यूं अगर रख दूं, आपके शब्दों को यूं रख दूं कि सांतर निरंतरता की रेंज 200 से 300 के बीच में है, ठीक है, और प्रत्येक शरीर की रेंज 400 से 500 के बीच में है। तो 300 के 400 जो बीच वाली है वो पहली शून्य वर्गना है, शून्य वर्गना है, हाँ, और करेक्ट। फिर 500 के पश्चात दूसरी शून्य वर्गना है जो हाँ, 500 के वही समझ इस तरीके वही से समझ समझ, ठीक है। इस तरीके से समझ, बिल्कुल ठीक। चलिए और कोई? चैट में देख लेते हैं। सुरेश जी पूछ रहे शून्य वर्गनाओं के अलग से स्कंद बनते हैं क्या? सुरेश जी आप ही बताइए, आधा पौन घंटे से मैं जो चीज बोल रहा हूं आप ही उत्तर देना है इसका। समझ गया, ध्यान में आ गए वो। बहुत बढ़िया, चलिए। नहीं तो मेरा अगला प्रश्न आपको था, रामचंद्र जी की सीता कौन थी? ठीक है ना, मैं प्रश्न पूछने वाला था आपको। कोई बात नहीं, अच्छा हो गया आपने उत्तर दे दिया। चलिए और कोई? अब आपको मुझे एक प्रश्न पूछना है। सांतर निरंतर वर्गना, या यूं कहिए अग्राह्य वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना, ध्रुव वर्गना और शून्य वर्गना, 4 वर्गनाओं के नाम ले रहा हूं मैं। अग्राह्य वर्गना, ध्रुव वर्गना, सांतर निरंतर वर्गना और शून्य वर्गना, इन चारों का फर्क क्या है? 4 कौन कौन से? अगर चाहिए तो अपने नोटबुक में लिख लेना, चिंतन करके हाथ ऊपर करना, ठीक है। पहली है अग्राह्य वर्गना, दूसरी है ध्रुव वर्गना, तीसरी है सांतर निरंतर, चौथी है शून्य वर्गना। इसके बारे में सबसे ऊपर पहले हाथ आया था हेमांगी दीदी आपका, बोलिए। वंदना भैया, अग्राह्य वर्गना मतलब हम कभी जो ग्रहण नहीं करते हैं, हम मतलब जीव कभी ग्रहण नहीं करता। हाँ, हम मतलब स्वाध्याय की अपेक्षा से मैं बहुत संकुचित प्रश्न है दीदी मेरे, क्या करूं मैं। हम बोलते मुझे स्वाध्याय परिवार ही आ जाता है। मतलब जीव कभी भी ग्रहण नहीं करता है, उसे अग्राह्य वर्गना कहते हैं। हाँ। तो दीदी मेरा प्रतिप्रश्न यहाँ पर है, मेरा प्रतिप्रश्न है संख्यात अनुवर्गना असंख्यात अनुवर्गना को भी जीव ग्रहण नहीं करता है, तो उसे अग्राह्य क्यों नहीं कहा? क्योंकि आहार वर्गना और तेजस वर्गना के बीच में जो वर्गना है वो ग्रहण नहीं करता, कि वो दोनों ग्राह्य वर्गना है। मतलब और ये बीच में पहले की ग्राह्य है, बाद की ग्राह्य है, बीच वाली ग्राह्य नहीं है, इसके लिए उसको स्पेशली विशेष रूप से उसको अग्राह्य का। बहुत सुंदर, आगे। अभी ध्रुव वर्गना मतलब जो हमने जगन्य से उत्कृष्ट तक जाने में एक 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 वर्गना ऐड की थी, जो अभी चल रहा था, तो वो यहाँ ध्रुव वर्गना में वो एडिशन नहीं होगा। मैं यहाँ पर आपके शब्दों को थोड़ा सा सुधारना चाहूंगा, आप बढ़िया बता रहे हो। जगन्य और उत्कृष्ट ये शब्द मत लगाइए, क्योंकि जगन्य से उत्कृष्ट जाने तक ऐसा नहीं है। प्रत्येक रेंज, जो प्रत्येक वर्गना का जो स्वरूप है, वो स्वरूप एक एक क्रम से एक एक प्रदेश के स्कंद को बढ़ते बढ़ते जो है, ये जो स्वरूप है ये बरकरार जहां तक है वो इस वर्गना के अंत तक ही है। इसलिए अंत्य दीपक की अपेक्षा से ध्रुव वर्गना कहा। बहुत सुंदर, चलिए 2 हो गए। सांतर निरंतर मतलब जो वर्गना एक एक बढ़ती जाती थी, वो कुछ रेंज तक बढ़ती जाती है, फिर बीच में ब्रेक आ जाता है कि उतनी उसमें वो वर्गना ही नहीं बढ़ती है, फिर वापस एक एक करके बढ़ती है या प्राप्त नहीं होती है? जी भैया, बनती नहीं है या प्राप्त नहीं होती है? बनती नहीं है, वो बनती नहीं है। वो बनती नहीं है इसलिए प्राप्त नहीं होती है, उस समय की अपेक्षा से। जी, उस समय की अपेक्षा। क्योंकि मैं बनती नहीं है ये शब्द आगे शून्य वर्गनाओं में बनाने लगाने वाला हूं, इसलिए यहाँ पर प्राप्त नहीं होती है, प्राप्त नहीं होती है। वो खुलासा कभी होना फिर जरूरी आगे आगे प्राप्त हो भी सकती है, ऐसा नहीं है कि वो हमेशा नहीं। बस ये खुलासा होना जरूरी है। और शून्य वर्गना मतलब उतने उतने स्कंद, ऐसे कैलकुलेशन के स्कंद, संख्या के स्कंद कभी बनते ही नहीं है, वो कभी बनेंगे ही नहीं। मतलब इस रेंज के शून्य वर्गना की जो रेंज है, उस रेंज की संख्या के स्कंद कभी भी कालों में नहीं बने। बड़ा मम्मी के यहाँ पे जाना है एक बार। चलिए
को किसका हाँ बेटा। किसी का तो माइक खुला हुआ है, वो माइक बंद कर दीजिए। चलिए, बहुत बढ़िया, ये चारों के उत्तर आपने बहुत सही दिए। भाई सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबके उत्तर यही तो थे, इसको तो हाँ बोलना। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आज के स्वाध्याय को यहीं पर रोक देते हैं, समय पे हमारा पूर्ण हो चुका है। आज के इस सुंदर स्वाध्याय को, क्योंकि आपके प्रश्नों से मुझे आनंद आ रहा था और आप जिस प्रकार से समझ रहे थे उस प्रकार से और आनंद द्विगुणित हो रहा था। इसी आनंद के साथ में कि हम सब लोग इतनी गहन चर्चा, भगवान की दिव्य ध्वनि की गहन चर्चा कर रहे हैं, इसी प्रकार से हमारी विशुद्धि बनी रहे। आप लोगों को एक बात समझना है, इस चर्चा को, इस ज्ञान को सुनने के लिए भी बहुत पुण्य की जरूरत है, बहुत पुण्य की जरूरत है, और पुण्य के पश्चात पुरुषार्थ की जरूरत है। तो आपके इस सभी पुण्य और पुरुषार्थ की अनुमोदना करते हुए आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जय नम जयतु शासनम, जय नम जयतु शासनम, जय नम जयतु शासनम। हाँ पंकज जी, हाँ